गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से लगातार किसान आंदोलन पर आपके साथ चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रातःकाल की प्रथम बेला में उपस्थित होता रहा हूं। आज सोचा कुछ चेंज किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसानों की सरकार से 7 दौर की वार्ताएं हो गई हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। साहब बहादुर अपनी बात पर अड़े हैं, किसान अपनी बात पर अड़े हैं, इसलिए कुछ नया कहने को है नहीं। कल किसान वार्ता विफल हुई, आप सबने समाचार पत्रों में पढ़ लिया, टीवी चैनलों में देख लिया होगा। तो सोच रहा था आज किस मुद्दे पर आपसे मुलाकात करूं। हाथ में आई अप्रैल जून 2014 की पुस्तक, 14 के अंक बहुवचन का, जो हिंदी की एक अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा जिसका प्रकाशक है। इसमें कहानी पढ़ने को मिली हसन जमाल साहब की। छोटी कहानी तो नहीं है मगर बहुत बड़ी भी नहीं है। कहानी बड़ी मौजू है आज के संदर्भ में, जब लव जिहाद का माहौल है। कहा जा रहा है कि हिंदू लड़की की शादी यदि मुस्लिम लड़के से होती है तो वो लव जिहाद है। लव जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी परिभाषित करते हुए कहती है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण, लव यानी प्यार कहलाता है। जिहाद या जेहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ किसी भी नेक काम के लिए किया जाने वाला संघर्ष जिहाद है और दूसरा अर्थ है कि इस्लाम के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ लिया गया कोई एक्शन जिहाद कहलाता है। तो लव जिहाद का अर्थ ये निकाला गया, ये कहा जा रहा है कि लड़कियों को बरगला कर, हिंदू लड़कियों को बरगला कर मुस्लिम बनाया जाता है, पहले उनको प्रेम जाल में फंसा कर। और जो हमारा संविधान हमें अपने धर्म चुनने की मौलिक स्वतंत्रता देता है, उससे इतर कुछ राज्यों की सरकारें, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों की सरकारें उस पर कानून बना चुकी हैं, बनाने भी जा रही हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने कानून बना दिया है कि इस प्रकार की शादी करने से पहले सरकार बहादुर से परमिशन लेनी होगी। बहरहाल ये लंबा मामला है। कहने का अर्थ यह है कि माहौल जो है वो बड़ा ही गंगा जमुनी संस्कृति जिसे हम कहते हैं उस पर प्रहार करने वाला है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ। कहानी ऑल इज़ नॉट वेल हसन जमाल साहब की कहानी है। धैर्य से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है मैं अच्छा पाठ करूंगा और आपको कहानी पसंद आएगी। सलीम भाई को आप नहीं जानते। वे जिस शहर में पिछले 6 दहाइयों से रहते आ रहे हैं वह भी उन्हें नहीं जानता। यहां तक कि उनकी अपनी गली के लोग भी। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो होते तो हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता, पर इससे उसके दुख, दर्द, गम, महरूमियाँ और तकलीफ़ें कम तो नहीं हो जाती। सलीम भाई की तकलीफ़ क्या है वे साफ तौर पर बताना जरा मुश्किल है, इसलिए जब भी वे अपने दर्द को जबान देने की कोशिश करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। सलीम भाई, ऑल इज़ वेल, आप तो नाहक फिक्र करते हैं। थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है। हमें यह देखना चाहिए कि ज़्यादातर लोग कैसे हैं। सलीम भाई कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की ब्रेन मैपिंग की जाए तो कमोवेश सभी इस ख्याल के निकलेंगे कि ये लोग हमसे अलग हैं, गंदे हैं, बेशऊर हैं, लड़ाकू हैं, न खुद चैन से बैठते हैं न दूसरों को बैठने देते हैं। ये सरासर हमारे यहाँ बोझ हैं और इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन फिर अपने लिए अलग ज़मीन की मांग करेंगे। इन लोगों ने सारी दुनिया में दहशत फैला रखी है।
ऐसा नहीं है कि सलीम भाई के मिलने जुलने वाले जाहिल, कम तालीम याफ्ता या एक खास सोच के लोग हैं। उनमें से ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं और कई तो वामपंथी। मगर सलीम भाई के दर्द को महसूस कर पाना या उनकी समस्याओं को सही मायने में समझ पाना उनके बूते की बात नहीं। इंसान जिस माहौल में जीता है उस माहौल से बाहर क्या हो रहा है वह उसकी जानकारी से अछूता रह जाता है। दर हकीकत एक ही शहर में रहते हुए लोगों के समूह अलग अलग टापुओं में रहते हैं। कहने को तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, देखा जाए तो हर शहर में कई कई विलेज हैं। सलीम भाई ने जब से होश संभाला तब से यही देखा कि ऑल इज़ नॉट वेल। कदम कदम पर उन्हें यह महसूस हुआ कि वे दूसरों से अलग हैं। मदरसे में तो नहीं मगर स्कूल में उन्हें यह सब देखना वे भुगतना पड़ा। उनके साथ पढ़ने वाले दौड़ते हुए प्याऊ में जाते और किसी बाल्टी या मटके में लोटा डाल के पानी भरते और गटागट पी जाते और वे टुकुर टुकुर देखते रहते। अरे भाई मुझे भी पीना है। तब किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता और वह बहुत ऊंचाई से पानी गिराता और सलीम भाई ओक से पानी पीते और कोशिश करते कि जल्दी जल्दी पी लें, कहीं पिलाने वाला भाग न जाए। इस चक्कर में कई बार पानी नाक के अंदर घुस जाता। जब रेसिस में 2-4 छात्र मिलकर कुछ खा पी रहे होते तो सलीम भाई को उनका हिस्सा अलग कागज में दे दिया जाता। अव्वल तो कोई उन्हें अपने घर ले जाता ही नहीं। कभी जाना पड़ गया तो उनके लिए शीशे का गिलास लाया जाता, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये लोग मुंह लगा के पीते हैं और गोश्त भी खाते हैं। ये वो दिन थे जब देश में पहले चुनाव हो रहे थे। दलितों के साथ नहीं मुसलमानों के साथ भी छुआछूत आम बात थी। सलीम भाई को याद है कि जब वे लड़कपन में सार्वजनिक नल पर पानी लेने जाते तब मटका उठाते ही उसके बाद वाली साड़ी या लहंगे वाली कोई औरत या लड़की मिट्टी से रगड़ रगड़ कर टोंटी को धोती और फिर अपने बर्तन में पानी भरती। हरिजनों का तो और भी बुरा हाल था। वे दीवार पर खाली मटके रखकर घिघियाते रहते, बाबूजी म्हारे को भी पानी भरना है। कभी उनकी सुनवाई होती, कभी नहीं होती। तब से अब तक नालियों में बहुत पानी बह चुका है। अब तो घर घर में नल लग चुके हैं। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, दफ्तर, मजाल है कि कोई उनके साथ हिकारत से पेश आए। कानून का चाबुक सामने लटका हुआ नजर आता है। जुबान फिसली नहीं कि गए 12 के भाव। वक्त तो बदला है, लेकिन सलीम भाई को लगता है मुल्क का एक टुकड़ा जो अलग हो गया उसका खामियाजा वे अभी तक भुगत रहे हैं। ये और बात है कि ये फांक, ये दुर्भांत न सरकार को नजर आती है न अवाम को। ये जुमला वे कितनी बार सुन चुके हैं कि यहाँ फिर भी ठीक है, वहाँ होते तो क्या होता। सलीम भाई कहते, वहाँ हम होते ही क्यों, क्या ये हमारा वतन नहीं? पीढ़ियाँ खप गईं इस ज़मीन में। लीडरों की लालची सियासत ने हमें अपनी ही ज़मीन पर गैर महफूज कर दिया है। कोई और बात करो मियाँ, वरना बात बढ़ जाएगी। फौरन ही कोई टोकता और पतली गली से निकल जाता। विषयांतर, संवेदनशील मसले को मत उठाओ, वरना बात दूर तक चली जाएगी। इसलिए तो कहता हूं कि भाई ऑल इज़ नॉट वेल। और सलीम भाई के दर्द को सुनने वाले हंसी में उड़ा देते हैं। सलीम भाई कुछ कहना वे समझाना चाहते हैं, मगर वह सब कुछ उनके दिल के भीतर ही रह जाता है। अब तो सलीम भाई रिटायरमेंट के करीब हैं। उनकी जब नौकरी शुरू हुई थी तो दफ्तर में भी उन्होंने स्कूल का सा माहौल देखा था। वे दूसरों की तरह मटके में लोटा डालकर पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए अलग शीशे का गिलास था, उसी में पीना पड़ता। पीने के बाद अपनी अलमारी में रख देते ताकि गफलत में दूसरों के हाथ न लगे। वे दलित नहीं थे, मलेच्छ तो थे ही। ये मांस मछली खाने वाले लोग लोटे गिलास को मुंह लगाकर पानी पीते हैं, इसलिए इनके साथ ज़्यादा घालमेल अच्छा नहीं। मांस मछली की बात पर सलीम भाई अड़ जाते। अरे भाई, मांस मछली तो कुछ शाकाहारियों को छोड़कर सभी खाते हैं, उनसे तो परहेज नहीं, हम ही से क्यों? इस क्यों का जवाब परहेज करने वालों के पास नहीं होता। ज़्यादा बाजपुर्स करने पर रटा रटाया जवाब दोहराया जाता कि मुसलमान गंदे होते हैं। सलीम भाई देखते थे जब कोई टोपी, दाढ़ी या तहमत वाला अपने किसी काम से उनके दफ्तर में आता था तो अक्सर लोग उनको नज़रअंदाज कर देते थे। जब वे आजीज़ी करने लगते
तो कई बाबुआना बहानों से उन्हें टरकाने की कोशिश करते और मामूली मामूली कामों के लिए भी कई कई बार चक्कर कटवाते थे। ऐसे वक्तों में सलीम भाई की सिफारिश ही अक्सर काम आती। उन लोगों की बहानेबाजी से कुढ़कर सलीम भाई उनसे उलझ पड़ते, पर उनको अपने रवैये पर तो ना तो कोई शर्मिंदगी होती और ना अपने बहानों को गलत तसव्वुर करते। उल्टा सलीम भाई पर बिगड़ते कि मियाँ अपने काम से काम रखो, हमसे मत उलझो। सलीम भाई सब्र का घूंट पीकर रह जाते। वे कर भी क्या सकते थे। 1947 के बाद दिलों में जो फ़र्क आया वो बावजूद दस्तूरे हिंद की गारंटी के अपनी जगह कायम रहा, बल्कि जड़ें जमा चुका था। खूनी रथ यात्रा के बाद तो जैसे हर दिल में जहर भर गया था। इनका वश नहीं चलता, वरना इन 14-15 करोड़ गैरों को उधर ही धकेल देते या दरिया बुर्द कर दें। मुल्क के टुकड़े करवा दिए, अब काहे को हमारी छाती पर मूंग डल रहे हैं। प्रशासन हो, पुलिस हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह दुर्भांत की फांक स्पष्ट नजर आने लगी थी। ये एक लावा था जो अंदर ही अंदर पक रहा था और अक्सर दंगे फसाद की शक्ल में फूट पड़ता था। जुर्म कोई करे, गिरफ्तार वे ही होंगे जिनका हाली वली कोई नहीं। मुल्क की तमाम जेलें उन जेलों से भरी पड़ी हैं जिनकी ठीक तरह से पैरवी करने वाला कोई नहीं। उनमें तो अक्सर बेकसूर होते हैं और पुलिस उनको आसान शिकार समझकर अपनी खाल बचाने के लिए झूठे मुकदमे में जेलों में ठूंस देती है। सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी पुलिस की दरिंदगी की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाती है। उनसे नाकर्दा जुर्म को कबूलवाने के लिए पुलिस किस हद तक टॉर्चर करती होगी, उसकी खबर कभी मीडिया में नहीं आती, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही लोग बैठे हैं। इसके बावजूद कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। ज़्यादा कुरेदो तो पड़ोसी मुल्कों की जातियाँ बखानने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा सलीम भाई की एक तरफा सोच के कारण हो गया है। जुल्म सितम और नाइंसाफियाँ जात पात धर्म संप्रदाय नहीं देखती। एक सिस्टम जो मध्य युग से बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, वो हज़ार एतराज़ों व सुधारों के बावजूद दायम व कायम है। सलीम भाई की बेचैनी की एक वजह और भी थी। वे उर्दू के अखबार पढ़ने का शौक़ रखते हैं। उर्दू के अखबार वे खबरें देते हैं जो हिंदी, अंग्रेजी या इलाकाई ज़बानें नहीं दे पाती या देना नहीं चाहती। एक खामोश सेंसरशिप अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर लागू है। ये और बात है कि उर्दू अखबारात बाज औकात मुसलमानों के जज्बात को भड़काने का भी काम करते हैं, जिस तरह दक्षिणपंथी मीडिया करता है। इस इंतहा पसंदी और अफवाही खबरों से आग इधर भी लगती है और उधर भी लगती है। ऐसे में अमन पसंद आम इंसान कहाँ जाए और किस पर भरोसा रखे। उम्र बढ़ने के साथ सलीम भाई के दिलो दिमाग पर मुस्लिम मुखालतिफ माहौल से बुरा असर पड़ता जा रहा था। वे बड़ी तेज़ी से दिमागी मरीज बनते जा रहे थे। वे ये बखूबी जानते थे कि उनके हाथ में कुछ नहीं। आन की आन में हालात किस कदर बदल जाएंगे कोई नहीं जान सकता। सिर्फ जाती तौर पर फिक्रमंद होने से सूरत नहीं बदलती है। इंसान को ही बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। आप जानते हैं, जब किसी शख्स का ज़हन किसी शय से मुतअस्सिर होता है तो वह किसी बहलावे से भी नहीं बहलता है। इसलिए सलीम भाई हर वक्त शक व शुबहों से घिरे रहते। अक्सर वे खुदा का शुक्र अदा करते कि उनके ख़ानदान में कोई ऐसा मसला पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से वे पुलिस के हत्थे चढ़ते और सबूत के तौर पर अपनी जाती तर्जबिया बयान करते। सलीम भाई का एक मसला यह भी था कि वे जिस बात की शंका करने लगते या खैरियत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते तो वे किसी न किसी परेशानी से गिरफ्तार जरूर हो जाते। अगर अचानक उनके ख्याल में कब्रिस्तान आ जाता तो उन्हें 2-4 रोज में ज़रूर कब्रिस्तान जाना पड़ता। अस्पताल का ख्याल आता तो किसी न किसी को देखने के लिए अस्पताल के चक्कर लगवाने पड़ते। गोया उनका ख्याल ही उन्हें भटकाने लगा। इसे इल्हाम तो नहीं कह सकते कि वे पैगंबरों से मंसूब हैं, पर उनके स्वभाव में कुछ ऐसा था कि उन्हें होने वाले वाक़ये का ख्याल अचानक जहन में आ जाता, चाहे वो एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। वे बुरा सोचने से अक्सर बचना चाहते, पर ख्याल तो ख्याल हैं, इन पर इंसान का क्या बस। उनका यह सोचना ही मुसीबत का बायस बन जाता कि वे ऐसे अनुभवों से नहीं गुजरे
जिनसे पुलिस एक खास सोच से मामलों को निपटाती है, जिससे अमूमन मुसलमानों व कमज़ोरों के साथ अन्याय होता है। रशीद के मामले में यह भी नहीं कह सकते कि सीआईडी ने उसे जानबूझकर फंसाया। कानून तो कानून है, नियमों का तो पालन करना ही चाहिए। आप पूछेंगे, रशीद कौन? रशीद सलीम भाई का भांजा था जो पाकिस्तान से अपनी मां के साथ आया था। सलीम भाई की अपनी हैसियत तो मामूली थी, लेकिन उनका भांजा करोड़पति घराने का था। हैदराबाद में बहनोई का बड़ा कारोबार था। वे सियासत में भी दखल रखते थे। बहन बहनोई ने शुरू मुहाजरी में गरीबी के दिन काटे थे, लेकिन उनकी औलाद बड़ी हुई तब तक वो अमीरों की चौखट तक आ पहुँचे थे। अमीर और रुतबे वाले ख़ानदान के बच्चों में जो लापरवाही, खिलंदड़ापन और दौलत की खुमारी होती है, वही रशीद में थी। तफरीह के निकले तो ये ना सोचा कि हर शहर में पहुँच व रवानगी का इंदराज कराना ज़रूरी है और सिर्फ उन्हीं मुकामों में जहाँ जा सकते हैं जहाँ का वीज़ा मिला है। सलीम साहब ने अहमदाबाद के लिए एंट्री करवाई। कुछ दिन वहाँ रहकर मुंबई रवाना हो गए। भारत में आए तो कराची नुमा मुंबई की सैर जरूरी ठहरी। अहमदाबाद से मुंबई की रवानगी करवाई नहीं और सीधे पहुंच गए मुंबई से मामू के शहर। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उनका मुल्क नहीं है जहां उनकी अमीरी और सिफारिशें आड़े वक्त में काम आ जाती हैं। यहाँ एक बार गलती से या धोखे से चिड़िया जाल में फंसी नहीं कि उसके आज़ाद उड़ने के ख्वाब फुर्र हो जाते हैं। 5वें दशक में जिन लीडराने वतन ने अपनी गोटियां खेली थी, उसका खामियाजा बेगुनाह, बेकसूर और मासूम नागरिकों को भुगतना ही था। जी हाँ, अगर आप अमेरिका से आते तो आपको सर आंखों पर बैठाया जाता। वहाँ से दहशतगर्द भी आ जाएं तो उन्हें कोई नहीं पूछता, और पड़ोसी मुल्कों के शरीफ शहरी भी आ जाएं तो जेल के कैदियों की तरह उनकी हाजिरी होती है। सलीम भाई की निगाह में रशीद की यह हरकत महज लौंडापन थी, मगर पासपोर्ट अधिनियम के तहत संगीन जुर्म। अगर आपके तार दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हों और आप कोई संगीन वारदात करने वाले हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर कानून अपना काम करेगा, और हमारा कानून चींटियों की चाल चलता है। हमें किसी की परेशानियां, बेवकूफ़ियाँ, जज्बात और इज्जत आबरू से क्या लेना देना। आ जाओ, पिंजरे में आ जाओ। रशीद मशकूफ दहशतगर्द ठहरा और सलीम भाई बरसों से जिन आशंकाओं को पाल रहे थे, वे उनकी अपनी ज़िंदगी में अंधड़ बनकर आ गई। बीपी, शुगर और दिल के मरीज रशीद की मां पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगते। होश में आती तो हाय तौबा करने लगती। अब मैं वहाँ क्या मुंह दिखाऊंगी। बरसों बाद भाई से मिलने मायके आई और बेटे को गंवा आई। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? 3 दिन बचे हैं, ये मुँह छोड़ते क्यों नहीं मेरे बेटे को। रशीद की माँ की भूली पुकार सीआईडी अफसरों को सुनाई कहाँ पड़ती थी। पूछताछ का लंबा सिलसिला चल निकला। सलीम भाई दफ्तर से छुट्टियां ले रोज कचहरी परिसर जाने लगे। बहन की हालत देखी ना जाती थी और रशीद इस तरह बेफिक्र नज़र आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि टार्चर के निशान उसके चेहरे पर नुमायां थे। सलीम भाई जान चुके थे कि परिंदा जाल में फंस चुका है। वे पूरी ताकत लगा देंगे, नामी वकील करेंगे और रशीद को खैरियत से रवाना कर देंगे। मगर उनकी यह खामख्याली साबित हुई। उन्होंने बहन का वीज़ा बढ़वाना चाहा, लेकिन वीज़ा नहीं बढ़ा। बहन रोती बसूरती अपने मुल्क चली गई। सलीम भाई साइकिक तो पहले ही थे, अब उनके जेहन ने काम करना बंद कर दिया। रशीद सलाखों के पीछे पहुंच गया था और खुद सलीम भाई खैरियत मानते, खुदा का शुक्र अदा करते करते 8वें दिन धर लिए गए। उनका जुर्म दहशतगर्द को पनाह देना कोई छोटा जुर्म है कानून की निगाह में। वे कुर्सियों मेजों के बीच धूल भरे फर्श पर बेज़बान जानवर की तरह बैठे थे कि एक उनका परिचित अपने किसी रिश्तेदार की आमद दर्ज करवाने आ गया। सलीम भाई को ऐसी हालत में देख पूछ बैठा, सलीम भाई यहाँ कहाँ, यूं कैसे? सलीम भाई टुकुर टुकुर परिचित को देखते रहे। जरा देर बाद रुधे गले से बोले, मुलजिम हूँ भाई, मेहमान को घर में ठहराने की सज़ा मिल रही है। यह अपना वतन है साहिब। हजारों बेगुनाहों का खून बहाने वालों की यहाँ वाहवाही और ताजपोशी होती है और अपने खून को घर में ठहराने वाले को जेल मिलती है। परिचित कुछ बोलता उससे पेशतर पास खड़े खैनी मलते एक हेड कांस्टेबल ने घुड़का, मियाँ ज़्यादा ना उड़ो,
यहाँ तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे यहाँ सूखे गीले सभी को जलना पड़ता है, बेकसूर हो तो छूट जाओगे। और जो हम पे गुजरेगी, सलीम भाई ने कहना चाहा मगर लफ्ज़ होंठों पर आकर रह गए। बकौल हेड कांस्टेबल ये वाकई इब्तिदा थी। आगे की कहानी पाठकों पर छोड़ी जाती है कि वे खुद समझदार हैं। अलबत्ता इतना बताना ज़रूरी है कि सलीम भाई अब बाकायदा केस बन चुके हैं। अब उनकी एक टांग जेल में रहती है, दूसरी मेंटल हॉस्पिटल में, और दोनों पांव अदालत के कटघरे में। वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब उन्हें कहीं से आवाज़ सुनाई देती है या कान बजने लगते हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। और वे चौंक कर सर उठाते हैं तो रशीद को खड़ा पाते शर्मिंदा शर्मिंदा, सॉरी मामू ये मेरी वजह से, और वे भांजे के सर पर सर पटकने लगते हैं। हसन जमाल साहब की एक कहानी अद्भुत है। हसन जमाल साहब सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कथाकार हैं और हिंदी पत्रिका शेष के संपादक हैं। मुझे उम्मीद है जिन मित्रों ने इस कहानी को सुना होगा उन्होंने महसूसा होगा कि इस मुल्क में जो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष मुल्क है, जिसके लोगों ने इसे पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष मुल्क बनाने के लिए संविधान को अंगीकृत किया था, अपने आप को संविधान के लिए समर्पित किया था, उन लोगों को, जो लोग ये जानते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, इस मुल्क में ऑल इज़ नॉट वेल है, उन लोगों को वर्तमान भारत, आज के दौर का भारत कैसा प्रतीत होता होगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये दिन, आज का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा, ऊर्जावान होगा। कोशिश कीजिएगा यदि आपने कहानी आधी अधूरी सुनी तो उसे पूरा सुनिएगा, ताकि समझ सकें किस माहौल में, किन हालातों में हम सब जी रहे हैं।